जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। आज के एमसीक्यू करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर जून 11 को हम लोग न्यू एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स एनवायरनमेंट से या कल्चर से या फिर गवर्नेंस, साइंस एंड टेक से रिलेटेड होंगे। एक और बात क्या कि अभी यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू दोज हु क्लियर्ड द एग्जामिनेशंस। अभी जो स्टूडेंट्स मिलने आ रहे थे कि सर हमारा यूपीएससी क्लियर हो गया, आपकी मेंस की तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से हम लोग करेंगे। हर सेक्शन पे, बी इट ऑप्शनल, बी इट जीएस पेपर, बी इट एसे, हर सेक्शन पे, हर सेक्शन के माइन्यूट डिटेल्स पे वर्क करके ना अगले जो 2 महीने 60-70 दिन है, 25 अगस्त जब आपका मेंस का पेपर होगा, अगस्त के लास्ट वीक में, हर सेक्शन पे वर्क करके अपने मेंस को बेस्ट बनाना है, ऑप्शनल से लेकर जीएस एसे सबको। और जो स्टूडेंट नहीं क्लियर कर पाए तो गाइज एकदम हताश उदास नहीं हो, है ना। आई ऑलवेज से दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ योर रिजल्ट बट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। तुम्हारे एफर्ट पे मुझे प्राउड है। तुम में से कई को मैंने देखा क्लास में, जब आपने शायद या आपने जून में तैयारी स्टार्ट की हो, या दिसंबर में किया हो, जुलाई में किया हो, अगस्त में किया हो, जनवरी में भी कुछ स्टूडेंट, बट आपने इस शॉर्ट ड्यूरेशन में भी 1 साल से भी कम का टाइम आपको मिला, पर आपने प्रीलिम्स में अच्छा अटेम्प्ट किया, आप वहां पर भी 50, 60, 70, 80 तक मार्क्स लेकर आ रहे हो। बट कुछ मार्क्स की वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया। डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड। इतने कम टाइम में भी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। बिना वक्त गवाए, बिना रोए, बिना मायूस हुए अपनी तैयारी को ना कंटिन्यू रखो, ताकि अगला प्रीलिम्स में आप एकदम श्योर शॉट रहो कि हमारा तो सिलेक्शन होना है और मेंस की भी तैयारी हमने करके रखी है ना। इसलिए उदास नहीं हो। कल एक सेशन हम लोग करेंगे सारे यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ। उसका पर्पस ये रहेगा कि हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे फिर से, बिना उदास हुए। एक पल को भी उदास नहीं होना है ना। वी आर ऑलवेज विथ यू, हर घड़ी में, हर सब्जेक्ट के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस प्री सिक्योर। पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पहला टॉपिक है न्यू रामसार साइट्स को लेकर। रामसार साइट्स को लेकर पहले भी मैंने वर्ल्ड वेटलैंड डे, होमवर्क हो गया तुम्हारा। पहला क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे बताओगे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो न्यू रामसार साइट के बारे में जो रिसेंटली ऐड हुए हैं उस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, पर तुम मुझे पहले बताओगे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्या इसका रेलेवेंस है। स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे ये आपको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर पूरा रामसार से रिलेटेड जो कुछ भी चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट साइट्स, कंजर्वेशन एफर्ट, क्या क्या रामसार पे पूछ सकता है, वो मैंने वीडियो बनाकर यहां पर आपको दिया था वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर। तो आप जाकर ना यहां से रामसार, वर्ल्ड वेटलैंड से रिलेटेड, इंडिया के रामसार साइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर ही सकते हो, एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। चलिए, दूसरा हम देखेंगे स्पीसीज इन न्यूज की, कौन सा स्पीसीज न्यूज में था। देन वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। अब वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट क्या है। इस वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट का यूज ना हम ऐसे लिखने के लिए कर सकते हैं या एथिक्स के आंसर में कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसलिए आपका हमेशा मैं बोलता हूं, कल भी बोला था कि प्री सिक्योर जो करंट अफेयर्स का एमसीक्यू है ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है। प्रीलिम्स के लिए तो हम एमसीक्यू डिस्कस कर ही रहे हैं, कई टॉपिक हैं इसमें जो आपको मेंस के भी आंसर राइटिंग में, मेंस आंसर को एनरिच करने के लिए हेल्प करेंगे। देन वी विल स्टडी आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, क्या है आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, एंड देन आसियान समिट, आसियान ग्रुप ऑफ नेशंस में इंडिया का रोल, उससे रिलेटेड एमसीक्यू, और कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिस्कशन, और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक किस पर है, रामसार साइट पे रिलेटेड, न्यू रामसार इंट्रोडक्शन। रामसार से रिलेटेड वीडियो आप स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जाकर जो अभी मैंने तुम्हें बताया है वहां डिटेल में देख सकते हो, पूरा रामसार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट होकेरा वेटलैंड इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। विद रेफरेंस टू द रामसार लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कि रामसार लिस्ट से रिलेटेड इंडिया में जितने वेटलैंड्स हैं उनके रामसार लिस्ट के प्रेजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ना ध्यान से समझो। वेटलैंड का होना जरूरी नहीं है दैट वो वेटलैंड रामसार लिस्ट में हो, इट इज नॉट नेसेसरी। वेटलैंड आपके घर के बगल में भी हो सकता है, एक वेटलैंड, एक पॉन्ड हो सकता है, एक बिल हो सकता है, आर्टिफिशियल भी तो वेटलैंड होता है, सब समझाया था ना। बट इज इट नेसेसरी कि वो रामसार लिस्ट में हो? नहीं भाई, ये नेसेसरी नहीं है। सो ये स्टेटमेंट यहां पर आपको रामसार लिस्ट से रिलेटेड पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, होकेरा वेटलैंड इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
Yes, Hokera wetland is located in Jammu and Kashmir, but it is not in Ramsar list. ये रमसार लिस्ट में नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. ये जम्मू एंड कश्मीर में तो है, बट रमसार लिस्ट में नहीं है. ठीक है. रेणुका वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश. हाँ जी, रेणुका वेटलैंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और रमसार लिस्ट में भी है रेणुका वेटलैंड, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया. अब इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो होगा ही वेटलैंड का. क्या क्या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो सकते हैं वेटलैंड के, बताओ जरा. कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है नया, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तुम बताओ. क्या लगता है तुम्हें कि वेटलैंड्स जो हैं, तुम्हारे घर के बगल में कोई बिल है, कोई पॉन्ड है, तो इस बिल का, पॉन्ड का क्या हो सकता है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, क्यों इकोलॉजी के लिए जरूरी है. कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि रेणुका वेटलैंड ना रेणुका देवी से रिलेटेड है. अब रेणुका देवी कौन थी, तो सी वॉज लेडी, सी इज मदर ऑफ, ये माँ है, किनकी माँ है, भगवान परशुराम की, लॉर्ड परशुराम की माँ, यही है रेणुका देवी. तो इनसे रिलेटेड कल्चरल सिग्निफिकेंस है हिमाचल प्रदेश में इस वेटलैंड का, इसलिए कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये चीज. देन खिचान इन फालोदी एंड मेनार इन उदयपुर आर बोथ लोकेटेड इन राजस्थान. यस, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. खिचान एंड मेनार जो वेटलैंड है ये दोनों रमसार लिस्ट में भी हैं और उदयपुर राजस्थान या राजस्थान में पड़ते हैं. राजस्थान में पड़ने वाले ये वेटलैंड, राजस्थान के जो वेटलैंड्स है ना वो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाने जाते हैं स्पेशली. किस चीज के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए स्पेशली. और भी राजस्थान में एक वेटलैंड है जो माइग्रेटरी बर्ड के लिए बड़ा ज्यादा पॉपुलर है. बताना जरा कौन सा वेटलैंड है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए पॉपुलर. साइबेरियन क्रेन्स वहां स्पेशली आते हैं छुट्टी मनाने. सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला रॉन्ग क्योंकि अभी वो रमसार लिस्ट में नहीं है. ये इस तरह से न्यूज में मेंशन था, क्वेश्चन हमने कर लिया. रमसार से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स तो मैंने यहाँ डाल दिए हैं, बट अगेन आई वुड से कि उस यूट्यूब वीडियो पे जाके डिटेल में एक बार फिर से पढ़ लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिज पे. ये हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिज क्या है, द हिंदू ने बड़े अच्छे से आर्टिकल क्या लिखा कि न्यू हिमालयन बैटमैन है ना हमारा फेमस बैटमैन, इट्स ए नाइस कैरेक्टर है ना, केप क्रूसेडर, डार्क नाइट, तो उसी डार्क नाइट से रिलेटेड हमारा हो गया ये बैट. न्यू हिमालयन बैट ब्लर्स इंडिया पाकिस्तान डिवाइड, कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो अभी टेंस सिचुएशन चल रहे थे उसको इस न्यू हिमालयन बैट, एक नया बैट की जो प्रजाति हमें मिली है वो इस डिवाइड को खत्म करता है. क्योंकि जो नया बैट हमको अभी मिला है ना, द हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिज मतलब बैट इन उत्तराखंड, इसका मैच किसके साथ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से. खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में 1998 में भी एक बैट मिला था, उसके साथ इसकी सिमिलैरिटीज मिल रही है. ठीक है. पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज ए न्यूली डिस्क्राइब्ड बैट स्पीसीज फ्रॉम द वेस्टर्न हिमालयाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन उत्तराखंड इन 2021. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. इट बिलोंग्स टू द मायोटीज फ्रेटर कॉम्प्लेक्स विच इंक्लूड्स बैट्स फाउंड अक्रॉस ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया. ईस्ट और सेंट्रल एशिया में हमें ये बैट मिलते हैं जो मायोटी फ्रेटर कॉम्प्लेक्स का जो ग्रुप है इनका, इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ईस्ट और सेंट्रल एशिया में मिलते हैं. सेकंड इज आल्सो करेक्ट, फर्स्ट तो करेक्ट है ही. इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर मायोटीज बैट्स, ये बाकी बैट से किस तरह डिस्टिंग्विश है, इनकी एक लंबी सी पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है, बाय देयर नोटेबली लॉन्ग टेल, इस लंबे पूंछ के वजह से. थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. यहां पे इसकी फोटो देखोगे तो आपको खुद दिखेगा कि अच्छा ये हमारा बैट है, काफी क्लोज लिया गया है, इसकी पूंछ ऐसे निकली रहती है, राइट, पीछे से ऐसे पूंछ आएगी इसकी छोटी सी. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. मायोटीज क्या है या मायोटीज बैट क्या है, बस ये ध्यान रखना, ये ऐसे न्यू स्पीसीज वगैरह यूपीएससी या एपीएससी वगैरह जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. देन वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट. अब वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के ऊपर आर्टिकल क्या दिखा रहा है, दैट इंडिया सीज 8.8% राइज इन HNWI. HNWI मीन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, वैसे इंडिविजुअल जिनका नेट वर्थ बहुत हाई है. वेल्थ इन 2024 हैज 378,810 मिलियनर्स वर्थ $1.5 ट्रिलियन. मतलब एज पर द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट की जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है ना, उनके नेट वर्थ में 8.8% का राइज हुआ है. और ये बात ना एकदम इजीली एक्सेप्टेबल बात भी है, क्योंकि सच में चाहे इंडिया की बात करें या वर्ल्ड के बाकी नेशंस की बात करें तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल नहीं है. कुछ ही लोगों के पास मोस्ट ऑफ 50% से ज्यादा 60-70% रिसोर्सेस होते हैं, रिचनेस होती है.
It is released by the Capgemini Research Institute and covers 71 countries representing over 98% of globe ग्रॉस नेशनल इनकम। करेक्ट है। वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट को कैपजेमिनाई रिसर्च इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है। In 2024, the population of ultra high net worth individuals grew by 6.2%, boosting the overall growth in high net worth individuals। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो हैं उनका नंबर्स जो हैं या फिर उनका पॉपुलेशन जो है वो लगभग 6.2% से बढ़ गया। तो जब अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल का बढ़ा तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल का तो बढ़ना लाजमी है। अगेन करेक्ट। HNWI, high net worth individuals are individual with investable assets of at least $1 million, excluding their primary residence and consumer durables। कि जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास $1 million पैसा होता है, एक्सक्लूडिंग देयर होम, अपने होम को छोड़कर या फिर बाकी अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर उनको हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल में काउंट किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देन INS ब्रह्मपुत्रा, ये जो वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट है ना, इससे रिलेटेड मेन चीज याद रखिएगा आप, कैपजेमिनाई का रिसर्च की कैपजेमिनाई इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है एंड चाहे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हो या अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हो उनके नंबर इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, 10% से कम है, ये याद रखिएगा। 6 एग्जैक्टली याद नहीं रहे, 8.8 नहीं याद रहे, बट 10% से कम है, इतना याद रखना। INS ब्रह्मपुत्रा, INS ब्रह्मपुत्रा, ये यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो ये एक्सीडेंट की पिक्चर दिखा रहा है, बट यहां पे आर्टिकल क्या कह रहा है, रिटन ऑफ बाय मेनी आफ्टर एक्सीडेंट INS ब्रह्मपुत्रा सेट टू सेल अगेन। कि कई ऐसे एक्सीडेंट हुए थे जिससे INS ब्रह्मपुत्रा पे सवाल के चिन्ह लग रहे थे, पर अब वो वापस से फिर से अपने काम को करने को तैनात है, रेडी है। पहला स्टेटमेंट क्या, दैट INS ब्रह्मपुत्रा इज द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अंडर द ब्रह्मपुत्रा क्लास। यहां हमें सबसे पहले ना समझना क्या है इस स्टेटमेंट के सही और गलत का। वैसे स्टेटमेंट गलत है कि ये ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नहीं है। INS ब्रह्मपुत्रा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि एक फ्रिगेट है। ये देखो यहां पे ना हम सारे पॉइंट्स नहीं, कहां चले गया, एटलीस्ट हम कुछ पॉइंट याद रखेंगे। किसके बीच का डिफरेंस, डिस्ट्रॉयर एंड फ्रिगेट्स के बीच का। हमारा जो INS ब्रह्मपुत्रा है, जस्ट ए मिनट, जो INS ब्रह्मपुत्रा है वो फ्रिगेट है। फ्रिगेट मतलब यह किस काम में आएगा, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में या एस्कॉर्ट ड्यूटीज में काम आता है। मेनली एंटी सबमरीन वॉरफेयर में फ्रिगेट्स को यूज करते हैं। थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है, पर जो डिस्ट्रॉयर होता है वो काफी बड़ा होगा। जब ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा कैपेबिलिटी होगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में तो यूज करेंगे ही, साथ ही साथ मल्टी रोल ऑपरेशंस जैसे एंटी एयर, एंटी सरफेस, इसमें भी इसको यूज किया जाएगा। मतलब फ्रिगेट से ज्यादा कैपेबिलिटी है किसकी, डिस्ट्रॉयर की। इसलिए प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस में भी ज्यादा होगा, वेट में भी ज्यादा होगा। खैर प्राइस और वेट के बीच के कंपैरिजन पे हमें नहीं जाना है, हमें ये जाना है कि फ्रिगेट्स जो हैं वो मेनली एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज होते हैं, बट डिस्ट्रॉयर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा एंटी एयर या एंटी सरफेस वॉरफेयर में भी यूज किए जाते हैं। और जो कॉर्वेट्स होते हैं, कॉर्वेट्स और इनके कंपेरिजन में भी और ज्यादा थोड़ा सस्ता हो जाता है। इसका मेन पर्पस होता है कोस्टल डिफेंस और साथ में एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी, बट अब उस चीज को फ्रिगेट फुलफिल करते जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पर आ जाता है INS ब्रह्मपुत्रा पर, कि INS ब्रह्मपुत्रा डिस्ट्रॉयर नहीं है बल्कि फ्रिगेट है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कलकत्ता की ये कंपनी है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE कलकत्ता, एंड कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन 2000। करेक्ट। द सी पिच, ये कलकत्ता में है, याद रखिएगा, कोलकाता है ना, रोशोगुल्ला वाला कोलकाता। The sea pitch capable of performing roles such as coastal patrolling, maritime diplomacy and counter piracy operations. Why not? बिल्कुल सही। Too good to be true statements। चलिए, दिन है आसियान नेशंस के ऊपर। अब आसियान नेशन के ऊपर हम यहाँ पे IR नहीं पढ़ रहे हैं कि हम आसियान नेशंस का फॉर्मेशन और आसियान नेशंस का रोल करेंगे, लेकिन IR से रिलेटेड MCQ प्रीलिम्स में तो पूछ सकते हैं। तो क्या एक्चुअली में ये न्यूज में अभी मेंशन था, क्या मेंशन था, दैट 50 डेलीगेट्स फ्रॉम 5 ASEAN कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 6-day बोधि यात्रा। बुद्धिज्म तुम लोगों को कई बार पढ़ाया है, एक बार फिर से कमेंट में भी करके नहीं बताओ चलेगा, बट बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं
वो तुम एक बार फिर से रिकॉल कर लेना, और अगर कुछ पूछना होगा तो वो कमेंट करके पूछ लेना बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो 50 डेलीगेट्स बौद्ध यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, आसियान वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1967 विथ, सही है, विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन बाय फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। करेक्ट स्टेटमेंट। द आसियान रीजनल फोरम सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी डायलॉग। हाँ, यहां तक भी सही है कि आसियान का जो रीजनल फोरम है वो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी डायलॉग के लिए आपको प्लेटफॉर्म देता है। एंड इंडिया हैज बीन अ मेंबर सिंस 1967। 1967 में मेंबर नहीं है गाइज, इंडिया इसके लगभग 30 ईयर्स के बाद 97 के अराउंड मेंबर बना था। सेकंड स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट था, इसका मतलब ओवरऑल रॉन्ग हो गया। ASEAN follows a decision-making model based on consultation and consensus, reflecting its commitment to unity and respect for national sovereignty. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके वजह से तुम गलत बताओगे, मतलब 1 and 3 आर करेक्ट, राइट। इसके अलावा बाकी आपको और क्या करना है आपके लिए, और क्या है, आसियान का फॉर्मेशन तो तुम देखोगे ही, ये तुम्हारा टास्क है। आसियान का फॉर्मेशंस, अभी आसियान में कितने मेंबर्स हैं ये मैप आपके पास तो यहाँ अवेलेबल है ही, बट इस मैप को और थोड़ा अपडेट कर लेना। आसियान में कितने मेंबर्स हैं मेंस पर्सपेक्टिव से स्पेशली आसियान का रोल आप देखिएगा। आप जीएस पेपर 2 में आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एपीएससी के भी मेंस में और यूपीएससी के भी मेंस में। कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम बात करें तो कल मैंने तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन तो दिया था, मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था दैट इन 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको हेड कर रहे थे काका केलकर। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या, द कमीशन वॉज सेटअप टू आइडेंटिफाई कम्युनिटीज दैट वर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने ये जो कमीशन अपॉइंट किया था जिसके हेड थे काका केलकर जी, तो काका केलकर जी का टास्क था कि ऐसे कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करना जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या दोनों करेक्ट हैं, तो हाँ भैया दोनों करेक्ट है। क्या दूसरा पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हाँ एक्सप्लेन तो कर रहा है, बता रहा है ना कि क्या पर्पस था। तो यस, आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। ठीक है, यहां आपके पास काका केलकर कमीशन से रिलेटेड कि किस तरह से काका केलकर कमीशन को या फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट किया गया। उसके रिकमेंडेशन थे 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पर याद रखिएगा इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे होम मिनिस्टर एक डिबेट के ड्यूरेशन में पार्लियामेंट में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि काका केलकर कमेटी के रिपोर्ट को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कांग्रेस की सरकार ने। तो अब जब ये बात फिर से न्यूज में आ गई तो एमसीक्यू बन सकता है, राइट। इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, है ना, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फिर बाद में मंडल कमीशन बनता है। कब बना था मंडल कमीशन, इसके बाद आया था मंडल कमीशन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया। व्हेन वाज मंडल कमीशन अपॉइंटेड, मंडल कमीशन के चेयरमैन कौन थे, कौन हेड थे, ठीक है। ये तुम दो चीज तुम मुझे बताओगे। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया था और फिर उसके बाद ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दिया गया। सेकंड क्या है, इनमें से कौन सा टेंपल दक्षिण मेरू के नाम से बुलाया जाता है। तो यहां पे आपको वो टेंपल है और इस टेंपल का नाम है बृहदेश्वर टेंपल एट थंजावुर। बृहदेश्वर टेंपल, बृहदेश्वर टेंपल एट थंजावुर, इसको दक्षिण मेरू बुलाया जाता है। एक्चुअली में मेरू पर्वत जो है ना, ये मेरू पर्वत, मेरू माउंटेन, आप इसको फिजिकली देख नहीं सकते हो कि आज हम माउंटेन ट्रेकिंग के लिए गए और हमने मेरू पर्वत देखा, वो पॉसिबल नहीं है। मेरू पर्वत के साथ इंडियन स्क्रिप्चर्स में, इंडिया के कल्चर में, स्क्रिप्चर्स में मेरू पर्वत के बारे में कहा, कई मेंशन है, कई पॉपुलर स्टोरीज हैं कि मेरू पर्वत में हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, साथ ही साथ बुद्धिज्म जैनिज्म में भी मेरू पर्वत का मेंशन है। तो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म, जैनिज्म हो, वहां पे मेरू पर्वत का बड़ा कल्चरल सिग्निफिकेंस है। एग्जैक्टली इसका लोकेशन हिमालय में है या अरावली रेंज में है ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि फिजिकल नहीं है तो हम चेक नहीं कर सकते जाकर। बट मेरू पर्वत की ऊंचाई बहुत ऊंची मानी जाती है कि वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम देख नहीं पाते आंखों से, काफी ऊंचाई का। ये जो टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, या इसको हम राज राजेश्वर टेम्पल भी बुलाते हैं। क्यों राज राजेश्वर टेम्पल बुलाते हैं, इसलिए राज राजेश्वर टेम्पल बुलाते हैं, राज राजेश्वर टेम्पल, क्योंकि इसको बनाने वाला रूलर कौन था, द ग्रेट चोल रूलर राज राज वन, या राज राज वन, क्योंकि उसके बाद जाके राजराज सेकंड भी आया। तो राज राज वन ने इस टेम्पल को बनाया था। बृहदेश्वर टेम्पल है, किनको डेडिकेटेड होगा, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड होगा, महादेव को डेडिकेटेड है। तो इस तरह से ये बृहदेश्वर टेम्पल, राज राजेश्वर टेम्पल दक्षिण मेरू के नाम से जाना जाता है।
अब आपका टास्क क्या है, आप मुझे ये बताओगे कि राज के सक्सेसर्स ने और कौन से टेंपल बनाए। दो और टेंपल है जिनको ग्रेट लिविंग चोल टेंपल के नाम से बुलाते हैं, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, ये आपका टास्क हो गया। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके दो और ग्रेट लिविंग चोले टेम्पल्स। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को पढ़ोगे और इसका आंसर मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रेलवे लाइन। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में इंजीनियरिंग का जो अचीवमेंट है इंडियन इंजीनियर्स का और बाकी लोगों के सहयोग का, सक्सेसफुली हमने हाईएस्ट रेलवे ब्रिज वहां पर कमीशन किया है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, उससे इनडायरेक्टली रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये आज के प्री सिक्योर के क्वेश्चंस थे। कल हम लोग फिर से करंट अफेयर्स के न्यू क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके, आपने इस बार प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ, अगले बार प्रीलिम्स देना है या इस बार मेंस देना है, पढ़ाई रेगुलर रखिए। करंट अफेयर्स की एमसीक्यू रेगुलर करोगे ना तो अगले बार करंट अफेयर्स को लेकर परेशान नहीं होगे। राइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।